Okay, no talking. So today we will discuss first aid in bleeding. Okay, and ब्लीडिंग का जो आपका टॉपिक है फर्स्ट एड का, उसमें ब्लीडिंग के टाइप्स, ब्लीडिंग क्या होती है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, और प्लस फर्स्ट एड उसका है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं. ठीक, तो ब्लीडिंग क्या है, हाउ यू विल डिफाइन ब्लीडिंग. ब्लीडिंग इज डिफाइंड एज एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. ओके, ये तो आपको पता ही है कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, है ना, रक्तवाहिकाओं के अंदर वो बहता है. और जब भी किसी भी कारण से रक्तवाहिकाओं से बाहर वो निकल जाता है तो उसको हम ब्लीडिंग कहेंगे. अब चाहे वो बाहर निकल कर हमें बॉडी सरफेस पे दिखे या ना दिखे, अंदर ही अंदर यदि वो ब्लड वेसल से निकल गया है तो भी वो क्या है, ब्लीडिंग ही कहलाएगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ठीक है, तो ब्लीडिंग इज डिफाइंड एज द एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. सम टाइम ब्लीडिंग में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. कई बार ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इवन डेथ तक हो सकती है. कारण केवल ब्लीडिंग ही हो सकता है ना, कि कई बार न्यूज़पेपर में आता है ना कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी रास्ते में डेथ हो गई है ना, तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है डेथ का. परंतु यदि सीवियर नहीं है, नॉर्मल सी है, तो ये एक सिंपल फर्स्ट एड से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की कैसी ब्लीडिंग है. अगर मान लो हम फर्स्ट एड से ब्लीडिंग को रोक देते हैं तो कई बार ब्लीडिंग वाली सिचुएशन को नॉर्मल टू लाइफ थ्रेटनिंग होने से हम रोक सकते हैं. तो इसलिए ब्लीडिंग में के दौरान फर्स्ट एड बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. तो क्या क्या वो करेंगे वो हम आगे देखेंगे. सबसे पहले आता है अगेन कारण क्या है. कारण तो जानना ज़रूरी है, क्यों ब्लीडिंग हो जाती है. तो देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग. नंबर 1 ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग, नंबर 2 मेडिकल कंडीशंस, एंड नंबर 3 सम मेडिसिन्स. ओके, इनको डिटेल में जान लेते हैं कि ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग में कोई भी ब्लीडिंग, कोई भी ट्रॉमा हो, थोड़ा सा आघात या बहुत बड़ा आघात, वो ब्लीडिंग कॉज कर सकता है. ठीक है, एनी इंजरी कैन कॉज ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग. ट्रॉमेटिक इंजरी वेरी इन देयर सीवियरिटी, और ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है या कितनी ज़्यादा कम हुई है. कई बार क्या है कि बहुत हल्की सी खरोंच लगी है, एब्रेजन्स हुआ, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा ऐसी खरोंच आपके लग जाती है तो भी उसमें ब्लीडिंग होती है, बट वो कैपिलरी ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी होती है, वो बंद हो जाती है अपने आप ना, उसमें ज़्यादा फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और कई बार ब्लीडिंग इतना गहरी चोट लग जाती है कि ब्लीडिंग वो ज़्यादा भी हो सकती है. तो जो ट्रॉमा होता है उसके जो टाइप्स हैं वो है एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, पंक्चर वूंड, क्रश इंजरी एंड गन शॉट वूंड. इन सब टाइप के ट्रॉमा से ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है ना, ये ट्रॉमास जो हैं वो भी हमने पहले पढ़े थे जब कट्स एंड वुंड स्टडी किया था, है ना, उनकी ड्रेसिंग वगैरह की थी. तो ये टाइप ऑफ वुंड होते हैं जिनमें ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है. कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, जो रक्त का थक्का है वो कम जमता है, तो उसके कारण हल्की ब्लीडिंग भी बहुत सीवियर जो रूप है वो ले लेती है. ठीक है, देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस दैट कैन कॉज ब्लीडिंग. ब्लीडिंग ड्यू टू मेडिकल कंडीशन इज लेस कॉमन देन ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग. ठीक है ना, क्योंकि ट्रॉमेटिक सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग के कॉज देखे गए हैं कौन से हैं, ट्रॉमेटिक है, चोट लगने से ही होता है ना. बट सम टाइम स्पेशली इन ओल्ड एज मेडिकल कंडीशन से भी ब्लीडिंग हो सकती है. जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, सम लिवर डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड विटामिन के डेफिशिएंसी. तो ये ऐसी मेडिकल कंडीशन या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिनमें भी ब्लीडिंग हो जाती है बिना किसी आघात के भी. ठीक है, और तीसरा क्या आता है, सम मेडिसिन्स, है ना. कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं. ठीक है, अब आप पूछोगे कि अगर ऐसी मेडिसिन है तो हम लेते ही क्यों हैं, है ना. बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें वो मेडिसिन ज़रूरी हो जाती है, चाहे वो रिस्क है, बट वो अगर नहीं लेंगे तो इवन और ज़्यादा रिस्क हो जाएगी. तो इसलिए
प्रिकॉशन रखते हुए हमें वो मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, बट साइड बाय साइड हम ब्लीडिंग का भी ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल मेडिसिन में कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एस्प्रिन जो हार्ट पेशेंट्स की चलती है, डाइपाइरामोल, वारफेरिन, हिपेरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडीन और एनोक्सापेरिन। ये मोस्टली सारी की सारी मेडिसिन हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ होती हैं, ब्लड को थोड़ा सा थिन बनाए रखने के लिए, ताकि हार्ट के ऊपर प्रेशर ना पड़े, है ना। तो इन मेडिसिन के द्वारा भी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, अब आता है कि जो ये हेमरेज या ब्लीडिंग होती है वो कितने टाइप का हो सकता है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग। तो डिपेंड करता है कि जो ब्लीडिंग है वो किस टाइप की है, उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन लेते हैं। कि एक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ब्लीडिंग, एक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल से इन्वॉल्व हुई है या ब्लड निकल रहा है, और तीसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। तो तीनों क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ब्लीडिंग यदि हमें क्लासिफिकेशन करना हो तो ब्लड जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की, ठीक है ना, इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इंटरनल मतलब अंदर अंदर हो गई, हमें पता नहीं चला, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर दिख रही है, सिंपल, है ना। तो इंटरनल ब्लीडिंग कब होगी, व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम विद इन द बॉडी कैविटी, इनसाइड आवर बॉडी कैविटी, इट इज़ नोन एज इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है ना। जो अंदर हो रही है, जो बाहर दिख नहीं रही है, वो इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इवन वो टिश्यूज़ के बीच में भी हो सकती है, और जो बॉडी कैविटीज़ हैं जैसे GIT, वो उसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी ब्लीडिंग इंटरनल कहलाएंगी, है ना। बट सम टाइम द ब्लड मे अपीयर कमिंग आउट ऑफ माउथ और नोज और इवन विद द स्टूल, ठीक है ना। ये बाद में दिख सकता है, बट पहले नहीं दिखेगा, है ना, इमीडिएटली नहीं दिखता है। तो इस टाइप की जो ब्लीडिंग होगी वो सारी की सारी इंटरनल ब्लीडिंग ही कहलाएगी, ठीक है ना। नोज से जब ब्लीडिंग होती है तो वह एपिस्टेक्सिस कहते हैं उसको ना, तो वो जो नोज ब्लीडिंग है वो एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग ही कहलाएगी, क्योंकि नाक के अंदर हो रही है और बाद में बाहर आ रही है, ठीक है ना। दूसरा आता है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि जो बॉडी सरफेस के ऊपर हो उसको हम एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी जो चोट लगती है, वुंड है, आघात है, कट है, उसमें जो ब्लीडिंग होगी वो सारी एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहलाएगी। व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इज सीन इमीडिएटली आफ्टर इट अकर्स, है ना, तुरंत दिख जाती है, जैसे ब्लीडिंग हुई दिख गई। इंटरनल वाली तो कई बार महीनों नहीं दिखती, धीरे धीरे वो ब्लीडिंग अंदर होती रहती है ना। तो इस टाइप की ब्लीडिंग को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो एक क्लासिफिकेशन हमारा हो गया बेस्ड ऑन सरफेस। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या कहता है, बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेसल, कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व है, इसके आधार पे जो क्लासिफिकेशन है वो ब्लीडिंग कितने टाइप की हो जाएगी, 3 टाइप की, है ना। कौन कौन सी, आर्टीरियल ब्लीडिंग, वीनस ब्लीडिंग एंड कैपिलरी ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो ये समझना भी आसान है, जो ब्लड आर्टरीज से निकले वो आर्टीरियल ब्लीडिंग हो जाएगा। वैसे इसके चांस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी एनाटॉमी इस हिसाब से बनी हुई है कि जो आर्टरीज होती हैं वो डीप होती हैं और वेन सुपरफिशियल होती हैं। तो जो डीप होती हैं तो वो सेफ रहती हैं, तो इसलिए आर्टीरियल जो ब्लीडिंग है वो लेस कॉमन है। व्हेन द ब्लीडिंग इज फ्रॉम आर्टरी, दिस इज लेस कॉमन बट सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। क्यों, बिकॉज देयर इज हायर प्रेशर देन द वेन्स एंड कैपिलरी। आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट वो हार्ट से ब्लड आ रहा है और इतना ज़्यादा होता है कि वो बिल्कुल ऐसे फव्वारे की तरह निकलता है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस आर्टीरियल ब्लीडिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारे पास वीनस ब्लीडिंग। वीनस ब्लीडिंग कब होगा, जब वो वेन से ब्लीडिंग होगी। बट वेन से ब्लीडिंग का फ़ायदा हमें यही है कि जो प्रेशर है उसमें कम होता है और ब्लीडिंग कई बार अपने आप रुक जाती है, और कई बार थोड़ा सा प्रेस करने से भी रुक जाती है, और सीवियर ब्लीडिंग नॉर्मली इस केस में नहीं देखी जाती है ना। जो मैंने अभी बात की थी ना, रक्तस्राव से डेथ हो गई, तो वो ज़्यादातर केस में आर्टीरियल वाली होती है ना, उससे इतना ज़्यादा ब्लड निकलता है। बट कभी कभी अगर बड़ी ब्लड वेन इन्वॉल्व हो तो उसमें वीनस ब्लीडिंग भी सीवियर हो सकती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, कैपिलरी ब्लीडिंग। अब कैपिलरी ब्लीडिंग
तो कहीं से भी हो सकती है, ठीक है ना। इवन छोटी सी चोट लगने से भी कैपिलरी ब्लीडिंग हो सकती है। जब अपने ब्लड टेस्ट के लिए सुई चुभाते हैं तो जो ड्रॉप करके आ रहा होता है वो कैपिलरी ब्लीडिंग है। तो इसमें प्रेशर नहीं के बराबर होता है। तो सबसे जो इजी जो फर्स्ट एड है वो कैपिलरी ब्लीडिंग वाले की हम मान सकते हैं ना। बिल्कुल धीरे धीरे ब्लड आता है और कभी भी कैपिलरी ब्लीडिंग से डेथ होने की चांस नहीं होंगे, क्योंकि वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, हल्का सा प्रेशर देने पर भी रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये तीसरे टाइप की हमारी जो है ब्लीडिंग हो गई। अब एक क्लासिफिकेशन और है, वो है सीवियरिटी को शो करने के लिए, है ना, कि कितना अमाउंट ब्लड लॉस हुआ है। उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। तो जो क्लास 1 है वो सबसे कम सीवियर होगा और क्लास 4 सबसे ज़्यादा सीवियर होगा। तो कैसे हम इसको निकालते हैं? हम इसको निकालते हैं कि लगभग कितना अमाउंट ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। अगर मान लो अप टू 750 ml ब्लड यदि लॉस हुआ है बॉडी से, यानी 15% से कम, तो वो क्लास 1 में आएगा, ये कम सीवियर है। 700 से 1500 ml अगर ब्लड निकल जाए तो वो क्लास 2 का है, ये कुछ सीरियस होना मरीज शुरू हो जाएगा। क्लास 3 में 1500 ml से 2000 ml, उस कंडीशन में ये और सीवियर हो गया और इसमें शॉक में जा सकता है रोगी, और 2000 से ज़्यादा हो गया तो शॉक में जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, और इवन डेथ भी होने की संभावना हो जाएगी। तो इस क्लास को ही हमें रोकना है, कोशिश करना है कि फर्स्ट क्लास में ही रुक जाए, आगे ना जाए, है ना। उसी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एड कहेंगे। अच्छा, जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ लक्षण भी अपीयर होते हैं, ठीक है ना, साइन एंड सिम्टम आते हैं। वो क्या है? इनिशियली तो जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग का है वो सिंपल है कि रेड कलर का जो लिक्विड है वो निकलते हुए दिख गया, तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हम पता लगा सकते हैं। तो पहला साइन सिम्टम हो गया कि वो ब्लीडिंग की ऊजिंग हो रही है, बट वो कहाँ दिखती है हमें? सिर्फ एक्सटर्नल ब्लीडिंग में, इंटरनल में तो दिखेगी नहीं। तो उसके कुछ और साइन सिम्टम पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो जाती है, बट अगर मान लो इंटरनल हो रही है या एक्सटर्नल ज़्यादा हो गई, तब कुछ सीरियस लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, जैसे डिजीनेस, ठीक है ना, रोगी को ऐसे लगेगा नींद आ रही है, बेहोश सा हो रहा है, स्वेटिंग, है ना, क्यों? क्योंकि बीपी डाउन हो जाता है इसके अंदर, है ना, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वीक पल्स फील करोगे तो पल्स बहुत ही ज़्यादा वीक होंगी, शैलो ब्रीदिंग, और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो रोगी कन्फ्यूज होगा, उसको पता नहीं होगा। ज़्यादातर वो पूछते हैं ना कि मैं कहाँ हूँ है ना, तो उसको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। इस कंडीशन में वो व्यक्ति पहुंच जाता है जब सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सीवियर ब्लीडिंग इंटरनल वाली भी हो सकती है जिसका आपको पता नहीं चला, है ना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, इतनी तेज़ कि आप तो हो सकता है काउंट भी नहीं कर पाओ, है ना। ईसीजी में तो वो दिख जाएगी, है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेट तेज़ होती है। अब हार्ट रेट तेज़ वैसे तो फील कर सकते हो, बट वैसे तो जो वीक पल्स है और वो तेज़ भी है, तो आपको उसको नॉर्मली आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में आपको स्टेथोस्कोप या कोई इंस्ट्रूमेंट से आप पता लगा सकते हो। एक्सेसिव थ्रस्ट, व्यक्ति को प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो इन लक्षणों से आप पता लगा सकते हो कि उसके इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं ना कहीं ब्लीडिंग वाला चक्कर है। अब मेन पॉइंट आ गया कि उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड भी डिपेंड करेगी टाइप ऑफ ब्लीडिंग की। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो और हम उसके ऊपर कपड़े हैं चिपके हुए, हमने थोड़ी देर बाद देखा, तो उन कपड़ों को रिमूव करने का प्रयास नहीं करना है। फर्स्ट एड का पहला मंत्र यही है ब्लीडिंग के अंदर, है ना, क्योंकि जैसे ही आप रिमूव करोगे हो सकता है वो थोड़ी क्लोटिंग हुई हो और वो बाद में क्लोट निकल गया तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो डोंट रिमूव एनी लार्ज और डीपली एम्बेडेड ऑब्जेक्ट और एनीथिंग क्लोथ फ्रॉम द वुंड, है ना। घाव के अंदर कोई चीज़ धंसी हुई है, कपड़ा चिपका हुआ है, उसको हटाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि हम इलाज तो कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ फर्स्ट एड दे रहे हैं। इलाज तो हॉस्पिटल जाके अपने आप हो जाएगा, वहाँ जाके वो निकाल लेंगे जो निकालना है ना, बट हमें ब्लीडिंग को स्टॉप करना है ना। तो हम किसी भी बड़े डीपली एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को नहीं रिमूव करेंगे वुंड से, ठीक है। योर फर्स्ट जॉब इज़ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। हमारा पहला जॉब क्या है कि इस ब्लीडिंग को हम जैसे तैसे रोक दें। तो उसमें सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे अगर अवेलेबल है तो, ठीक है ना, किसी भी टाइप का ग्लव्स हो, क्योंकि ब्लड बोर्न डिजीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है। तो हम पहले हमें प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को ना, तो ग्लव्स पहनना ज़रूरी है।
ग्लव्स नहीं हो तो कोई पॉलीथीन वगैरह लगा लो इमरजेंसी में, बट प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड को स्टॉप करने का प्रयास करेंगे। अब ब्लड कैसे स्टॉप करेंगे कि प्लेस ए स्टेराइल बैंडेज और क्लीन क्लॉथ ओवर द वुंड। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर सबसे पहले स्टेराइल कप गॉज, और स्टेराइल नहीं मिले तो कपड़ा, हैंकी जैसे मैंने आपको बताया था ना, कई लेयर्स का कपड़ा उसके ऊपर लगा देंगे और हल्का उसके अगर बैंडेज या कोई लंबा कपड़ा मिल जाता है तो उसको लपेट भी देंगे, है ना, क्योंकि आप कितनी देर पकड़ के रखोगे, थक जाओगे, तो इसलिए हम उसको कपड़ा लपेट के और ब्लीडिंग बंद करने का प्रयास करेंगे। प्रेस द बैंडेज फर्मली विद योर पाम टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। अब जब आपने उसको स्टॉप कर लिया एक बार, तो ऐसे बार बार हटा के नहीं देखना कि रुकी या नहीं रुकी, रुकी या नहीं रुकी, है ना, कंटिन्यू लगा के ही रखना है, क्योंकि थोड़ा सा वो क्लोट होने लगेगा, फिर आपने उठा के देख लिया तो फिर से शुरू हो जाएगा, है ना, तो पूरा क्लोट होने में टाइम लगता है ना। तो आप उसको कंटिन्यू प्रेशर उसके ऊपर लगा के रखिए जब तक कि बाहर ऐसे बूंदें आनी शुरू नहीं हो जाए, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप ब्लीडिंग पूरी तरह स्टॉप हो चुकी है ना। मेंटेन प्रेशर बाय बाइंडिंग द वुंड, वुंड को बाइंड कर देंगे, कपड़ा लपेट देंगे, थिक बैंडेज उसके ऊपर लगाएंगे। डोंट पुट डायरेक्ट प्रेशर इन आई इंजरी और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेशर का तो मैंने बता दिया, अब कहीं भी इंजरी है आप सीधा प्रेशर कर दोगे कि सर ने बताया था दबा के रखना है ना, बट इसमें कुछ ध्यान भी रखना है कि आइज़ से ब्लीडिंग है तो उसको प्रेस नहीं करना, और दूसरा अगर कोई चीज़ घुसी हुई है अंदर कांच वगैरह तो उसको प्रेस नहीं करना, अदरवाइज वो और आगे डीप चली जाएगी, तो उसको रोकने का अलग मेथड होगा, ठीक है ना। सिंपल अगर ब्लीडिंग है, कोई ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है तो आप प्रेस करके रखेंगे, अदरवाइज दूसरा मेथड अपनाएंगे, है ना। अच्छा, डोंट पुट, अच्छा ये हो गया। सिक्योर द बैंडेज विद एडेसिव। अब जो हमने बैंडेज लपेट दी है, ब्लीडिंग बंद हो गई, अब उसको हम टेप वगैरह लगा देंगे या गांठ भी लगा सकते हैं, और उसके बाद उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हम हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर वुंड लार्ज है, ब्लीडिंग आप लेके जा रहे हो उसको हॉस्पिटल, तो भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें उसका जो हैंड है या जो भी पार्ट है बॉडी का जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वो हार्ट लेवल से ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि ग्रेविटी के कारण जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है ना। तो हार्ट लेवल से हमें उस बॉडी पार्ट को हमेशा ऊपर रखना है। इसके अलावा क्या करेंगे, हेल्प द इंजर्ड पर्सन टू लाई डाउन। जो भी पर्सन है जिसकी ब्लीडिंग हो रही है उसको लिटाने के रखेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो शॉक में धीरे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर खड़ा रहेगा तो शॉक में जाने के ज़्यादा चांस रहेंगे, अनकॉन्शियस होने के चांस रहेंगे, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ना। तो लेटेगा तो थोड़ा सा वो ईजी रहेगा, है ना। तो उसको लिटा देंगे। शॉक से प्रिवेंशन का एक और तरीका है कि आप उसको कोई ब्लैंकेट वगैरह लपेट देंगे ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, है ना। तो उसको लपेटेंगे, कपड़ा ब्लैंकेट वगैरह दे देंगे और फिर इसको रीएश्योर करेंगे, उसको बताएंगे कि आप घबराओ नहीं, हम आपको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएंगे और हम ब्लीडिंग को रोक लेंगे, है ना। क्योंकि काफ़ी लोग तो फिर वो सदमे से मर जाते हैं ना कि अरे मेरा तो ब्लड निकल गया, क्या होगा। तो ऐसे उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी है। अच्छा, एक फिर और हमें ध्यान रखना है कि डोंट रिमूव द गॉज और बैंडेज। जो हमने एक बार लगा दी है उसको हॉस्पिटल पहुंचने तक नहीं रिमूव करना है, चाहे और ब्लीडिंग हो रही हो। जैसे आपने बांध दिया, कुछ देर रुका और फिर से ब्लीडिंग चालू है, तो ऐसा नहीं कि इसको हटा के दोबारा शुरू कर दो, वो रखना है, उसके ऊपर और लपेटना, ठीक है ना। चाहे इतना मोटा हो जाए उसके ऊपर से ही लपेटते रहना है, पहले वाली को नहीं हटाना, ठीक है ना। तो उसको एक्स्ट्रा बैंडेज उसको देंगे और प्रेशर उसके ऊपर लगा के देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान हमें रखना है कि टूर्निक भी बांध सकते हैं। ये फिर और एडवांस ब्लीडिंग में हो गया कि सब कुछ कर लिया और फिर भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो चांस कौन सा होगा कि इसके आर्टीरियल ब्लीडिंग, क्योंकि इतनी देर में वीनस ब्लीडिंग तो बंद हो जाती है, आर्टीरियल बंद नहीं हो रही, तो हमें आर्टरी का जो प्रेशर पीछे से आ रहा है उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम टूर्निक बांधेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उससे ऊपर हम कपड़ा बांध देंगे, है ना, गांठ लगा देंगे, है ना। अगर टूर्निक अवेलेबल है तो वो लगाएंगे, नहीं तो कोई कपड़ा भी गांठ बांध देंगे। तो उससे क्या है कि जो आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है प्रेशर से, वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और ब्लीडिंग बंद नहीं होगी तो कम से कम तो हो ही जाएगी, है ना। तो टूर्निक हम बांध सकते हैं। टूर्निक बांधते समय ये ध्यान रखना होता है कि
बहुत ज़्यादा टाइट ना हो कि पूरी ब्लड सप्लाई ही रुक जाए, ठीक है ना। तो उसको इस हिसाब से बांधना है कि ब्लड सप्लाई रुके नहीं, और मैक्सिमम एक टूर्निक हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं अप्लाई करते। अगर मान लो हमने बांध दिया सही है, ब्लड रुक भी गया है, तो 15 मिनट बाद उसको एक बार लूज जरूर करेंगे। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हॉस्पिटल पहुंचते हुए, अदरवाइज हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद स्टाफ को बताना है कि टूर्निक कितनी देर पहले बांधा था, ठीक है ना। तो वो हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है ना। अप्लाई ए टूर्निक इफ़ यू आर ट्रेन टू डू सो। अगर आपने जैसे ये फर्स्ट क्लास की ट्रेनिंग ली हुई है, क्लास अटेंड की हुई है, तो ही आप टूर्निक बांधे, क्यों नहीं तो आपको ये पता नहीं होगा कि कैसे बांधना है ना, जोर से नहीं बांधना, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, वो ध्यान रखना है ना। अच्छा, उसके बाद है कि जो इंजर्ड पार्ट है उसको इमोबिलाइज कम करना है। इमोबिलाइज करना है यानी अगर इमोबिलाइज क्यों करते हैं, फ्रैक्चर में तो हमने देखा था कि वो इंजर ना कर दे। ब्लीडिंग में क्यों कम करना है, क्योंकि ब्लीडिंग में भी जो ब्लीडिंग है, जो हल्का सा क्लोट बना होगा, वो मूवमेंट के कारण वो डिसलोज हो सकता है और फिर से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसमें भी हम कम से कम उसको मूव करेंगे। पूरा इमोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्चर में तो करने की ज़रूरत थी, इसमें पूरा इमोबिलाइज चाहे मत करो, बट मोबिलाइज कम से कम करो, है ना, एज लेस एज पॉसिबल, है ना। और जल्दी से जल्दी हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, है ना। अच्छा, प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं उसमें भी दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ब्लीडिंग रोकने के लिए प्रेशर 2 टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली कई बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट एड में जो आप ब्लीडिंग में प्रेशर अप्लाई करते हैं वो कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट प्रेशर और एक इनडायरेक्ट प्रेशर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रेशर क्या होगा कि जब आप उस वुंड के ऊपर सीधा प्रेशर बांध रहे हैं और बैंडेज बांध रहे हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है ना। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ ब्लीडिंग हो रही है और इसके ऊपर डायरेक्टली हमने प्रेशर लगा के रखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रेशर कहेंगे। और इनडायरेक्ट प्रेशर क्या होगा कि जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ से हम दबा के रखते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट प्रेशर कहते हैं। प्रेशर पॉइंट क्या होते हैं, प्रेशर पॉइंट होते हैं कि किसी भी बॉडी पार्ट को सप्लाई करने वाली जो बड़ी आर्टरी आ रही है, उस आर्टरी के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं, ठीक है ना। तो ये कई जगह, जैसे मान लो हाथ में ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ जो ब्रेकियल आर्टरी हो रही है उसको दबा देंगे, ठीक है ना, तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी। पैर से हो रही है तो फीमोरल आर्टरी को दबा देंगे, है ना। तो इस प्रकार ये जो प्रेशर पॉइंट्स है वहाँ पर आप दबाव देंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट प्रेशर कहेंगे, है ना। तो नॉर्मली जो आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए हम इनडायरेक्ट प्रेशर का यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट प्रेशर का वीनस या कैपिलरी में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनल लास्ट तो यही होता है कि सब कुछ आपने ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर ली, रोक दिया और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया उसको, ना 112 पे कॉल करेंगे, ठीक है ना, यूनिवर्सल नंबर है, और आप जैसे ही एम्बुलेंस आई उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ठीक है। ओके, ये सारा हो गया। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ धंसी हुई है तो आप उसको प्रेशर नहीं डाल सकते, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 कपड़े लेंगे, है ना, 2 क्लॉथ लेंगे, उस ऑब्जेक्ट के एक तरफ और एक दूसरी तरफ, है ना। तो ऐसे रखेंगे दोनों तरफ दबा के, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में फंस के रह जाए, है ना, ना ऊपर जाए ना नीचे। इस प्रकार हम प्रेशर उसके रखें, ठीक है ना। तो दोनों तरफ, अगर छोटी सी ब्लीडिंग है तो दोनों तरफ से ऐसे दबा दिया, पकड़ के ले गए, और नहीं तो दोनों तरफ अलग अलग बैंडेज बांध दी, तो वो ऑब्जेक्ट बीच में सीधा का सीधा रहेगा, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेन हमारा काम है ऑब्जेक्ट पे प्रेशर नहीं, जो आसपास के टिश्यूज़ हैं और जो वेन है उसके ऊपर प्रेशर डालना, है ना। उस प्रकार हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको रेफ़र करना है हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एड इन ब्लीडिंग, ठीक है। अब आप लोग जो अपने वाइवा के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, है ना। पूछ लो मैडम से।